हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लास 12th एनसीईआरटी बुक की अगर मैं बात करूं तो उसका 4th चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर रहता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम जैसा कि मैंने बोला, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले बातचीत करते हैं किसके बारे में। जैसा कि मैंने बोला, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो हम बोल सकते हैं एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करने वाले लोग हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या, लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट बात हम क्या बोल सकते हैं इन्हीं के बारे में। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, आपको पता भी होगा पीरियोडिक टेबल में आपको ये बात बताई गई थी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वही बेसिकली उसका ब्लॉक डिसाइड कर रहा होता है। तो हम इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में क्या बात बोल सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट से जस्ट अंदर वाला जो शेल होता है उसी को क्या नाम दिया जाता है, पेनल्टीमेट नाम दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहां आएगा, आउटर मोस्ट से जस्ट अंदर वाले डी ऑर्बिटल के अंदर आएगा। अगर मैं यहां पे आपके सामने इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दूं तो चीजें थोड़ी और कंफर्टेबल होकर आ जाएंगी। चलिए वो भी देखते हैं एक बार। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें देन दैट कम्स आउट टू बी, आगे तो देखिए अपने पास में एक नोबल गैस आ जाएगा। जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है मैं खाली उसी को यहां पे लिखने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी NS1 से 2। नेक्स्ट जो आ जाता है दैट कम्स आउट टू बी N-1 D1 से 10। देखिए, आपको पता है मैंने फिलिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने N-1 को बाद में लिखा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा पहले NS में इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद N-1 D में इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखिए हम टोटल 4 सीरीज के बारे में बात करते हैं डी ब्लॉक के अंदर। उसी सीरीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम टॉकिंग अबाउट क्या, देखिए यहां पे मैंने बोला 4 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। 4 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन सी सीरीज होंगी। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, 3D सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, अपने को याद भी रखना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। These are the elements of 3D सीरीज। 3D सीरीज के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमें 2 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मिल रही होती हैं और उनको अपने को ध्यान भी रखना पड़ेगा। वन इज क्रोमियम, आप में से कई लोगों को पता भी होगा शायद, क्रोमियम की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 4s1 3d5। देखिए एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए आई बिकॉज क्रोमियम आपको दिख रहा होगा 3d5 का मतलब क्या हो गया है, हाफ फिल्ड हो गया है, एक्स्ट्रा स्टेबल होकर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पे कॉपर, तो कॉपर की भी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल रहती है। इट कम्स आउट टू बी 4s1 3d10। अब 3d10 देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसीलिए क्रोमियम और कॉपर इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी आती है, एक्सेप्शनल निकल कर आ रही होती हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट अगर और सीरीज के बारे में बात करूं तो जो अगली सीरीज हमारे पास आती है दैट इज 4D सीरीज। 4D सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें देन द एलिमेंट्स आर गोइंग टू स्टार्ट विद यट्रियम। ठीक है, एंड जो अपने पास में एलिमेंट खत्म होकर आ रहा होता है यहां पे दैट इज जिंक के नीचे आ जाएगा कैडमियम। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम बातचीत होकर आती है उसके बारे में, इसलिए अगर आप ध्यान नहीं भी रखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट सीरीज दैट इज 5D सीरीज। 5D सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं एक बार। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेंथेनम, वो बात अलग है। इसके बाद आपको पता है लेंथेनम के बाद लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होकर आ जाएगी, और लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होने के बाद में हम देखते हैं जो खत्म होकर आ रही होती है दैट इज मरकरी,
ऐसी अगर हम यहां पे बात करें 6D सीरीज के बारे में, तो 6D सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट विद एक्टिनम, दिस इज योर एलिमेंट एक्टिनम। इसके बाद में 14 एलिमेंट्स एक्टिनोइड्स वाले आ जाएंगे, एंड जो ये खत्म होकर आ रहा होता है ये CN पे खत्म होकर आ जाएगा, दैट इज कॉपरनीशियम। ठीक है, सो दीज आर गोइंग टू बी द एलिमेंट्स जिनमें से अपना ज्यादा फोकस किसके ऊपर रहेगा, 3D सीरीज के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट रह रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक कॉन्सेप्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या है बेसिकली ये चीज। नाम क्या बोला मैंने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कई बार ये वर्ड यूज किया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाए जा सकते हैं, या इसका कोई कॉन्सेप्ट है? चलिए एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हम ये बोल सकते हैं दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स which have a vacancy in D subshell, which have a vacancy in D subshell, either in elementary form, either in elementary form or in some common oxidation state, in some common oxidation state। अब अगर अपने को कहीं पे भी डी ऑर्बिटल्स में क्या नजर आएगी, वैकेंसी नजर आएगी, तो हम एलिमेंट्स को क्या बुला देंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुला देंगे। ठीक है, क्या यहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक के तो होंगे लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे? चलिए उसके ऊपर सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझेंगे। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर, देखिए एक बार उन्होंने एक असर्शन रीजन का सवाल पूछा था 2025 के अंदर, एंड व्हाट डिड दे से, उन्होंने कहा था जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए अगर आप जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको पता होगा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली कम्स आउट टू बी 3d10 4s2। अब देखिए यहां तो आपको दिख रहा होगा डी सबशेल तो पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब डी में तो वैकेंसी नहीं है। ये तो जिंक की एलिमेंटल फॉर्म हो गई। अब खास बात यह कि जिंक की अगर मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा, देखिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की जो होती है दैट इज Zn2+। व्हाई? बिकॉज आपको पता है जिंक एक मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते इसकी कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड हो जाएगी, इसीलिए और इलेक्ट्रॉन लूज करने में इंटरेस्टेड नहीं होएगा। तो जो इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सोची जा सकती है, थोड़ी देर बाद आपको डिस्कस भी करके बताऊंगा। हाँ, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है दैट इज Zn+2। अब देखिए Zn+2 में भी क्या होएगा, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाती है दैट इज 3d10। यहां पे भी डी में कोई वैकेंसी नहीं है। इनफैक्ट हम देखते हैं जिंक की पूरी फैमिली जो है वो इसी टाइप की रह रही होती है। जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, साथ में उसी की फैमिली के कुछ और लोग भी लिख देता हूं यहां पे, दैट इज कैडमियम एंड मरकरी। इन सब में यही प्रॉब्लम देखी जा रही होती है। तो ध्यान रखें ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन ये क्या नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। देखिए एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या दिया हुआ है, दे आर सेइंग जिंक हैज कंप्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है, in its ground state मतलब elemental form as well as in its oxidized state। yes, दोनों ही केस में d ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड है। इसका मतलब हम यहां पे इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं assertion सही है, रीजन भी सही है, इनफैक्ट जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो भी सही निकल कर आ रहा है। तो वी कैन से परफेक्ट स्टेटमेंट दिए हुए जो भी दिए हुए। ठीक है, चलिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अभी डी ब्लॉक को डिस्कस करते हुए, तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और उससे चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट क्या, एटॉमिक एंड आयनिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। किसकी बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एटॉमिक आयनिक साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने जैसा बोला हम 3D सीरीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रखेंगे। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
ये जो अपने पास एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर हम शुरू में देखते हैं, देखिए स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जब आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे रेडियस जो है वो क्या होएगा, कम होता हुआ देखा जाएगा। अगर कोई पूछे ऐसा क्यों होकर आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन्स। आप में से कई लोगों को पता होगा डी और एफ सब शेल जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो न्यूक्लियस को अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाते। इसीलिए हम बोल सकते हैं डी और एफ के ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग अज्यूम करी जाती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड या अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया से कवर कर लेते हैं, एस और पी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये अच्छे से कवर कर लेंगे, लेकिन कौन नहीं कर पाएगा, डी और एफ नहीं कर पाएंगे। तो डी की पुअर शील्डिंग के कारण हम देखते हैं यहां से यहां तक साइज कम होती हुई देखी जाती है। देन आगे हम देखते हैं कि क्रोमियम से लेकर कॉपर तक, इनफैक्ट निकल कॉपर तक हम दोनों ही बात कर सकते हैं ऑलमोस्ट, क्रोमियम से लेकर कॉपर तक हम देखते हैं आर ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, आर ऑलमोस्ट सेम। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा डी की पुअर शील्डिंग के कारण तो साइज कम हो रही है, लेकिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते जाने के कारण उनके बीच में रिपल्जन्स बढ़ रहे होंगे, और अगर रिपल्जन्स बढ़ेंगे तो बताइए साइज क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो एक कारण से साइज कम हुई, एक कारण से साइज बढ़ गई, दैट्स व्हाई साइज इज ऑलमोस्ट रिमेनिंग क्या, कांस्टेंट। लास्ट में अगर हम बात करें कॉपर से जिंक के ऊपर जब हम मूव करते हैं, या अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर मूव करें, तो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज, जब आप कॉपर से जिंक पे जाते हैं तो रेडियस बढ़ता हुआ देखा जाता है। अब बताइए बढ़ गया, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं डेफिनेटली जो रिपल्जन्स हैं वो क्या हो गए होंगे, ज्यादा एज कंपेयर टू क्या, अट्रैक्शन। रिपल्सन ज्यादा हो गया है अट्रैक्शन के मुकाबले, इसीलिए साइज कम होने की बजाय क्या हो रही है, एंड में बढ़ती हुई देखी जा रही है। ये एक इंपॉर्टेंट बात रहती है साइज के बारे में, ये अपन ध्यान रखेंगे। इसी से रिलेटेड मैं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग क्या, साइज। तो साइज के अंदर हम ये भी याद रखेंगे एटॉमिक साइज के बारे में क्या, कि जो 4D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं और जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, इनकी साइज कैसी निकल कर आ रही होती है, कंपेरेबल निकल कर आ रही होती है। 4D हैविंग साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, 5D। इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल रह रहा होता है दैट इज जिरकोनियम एंड हेफनियम। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जिरकोनियम की साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या आ जाती है, हेफनियम निकल कर आ जाती है। इसे समझा कैसे जा सकता है, चलिए एक बार देखते हैं। देखिए जिरकोनियम के केस में इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ वो 4D के अंदर ऐड हुआ, यहां जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो 5D में हुआ। अब खास बात यह कि हेफनियम के अंदर 5D से पहले इलेक्ट्रॉन 4F में भरे जाते हैं, और मैंने अभी भी आपसे बोला था देखिए D और F की पुअर शील्डिंग होती है, तो यहां पे भी यही देखा जाएगा क्या कि जो 4F है उसकी शील्डिंग कैसी होती है, वेरी पुअर शील्डिंग आ रही होती है, वेरी पुअर शील्डिंग। अब देखिए नॉर्मल पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है जिरकोनियम के नीचे हेफनियम आता है, हमें तो लगता है हेफनियम बड़ा होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होकर आ गया है, ऐसा आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है। हाँ, पर ऐसा यहां पे नहीं देखा जा रहा है। देखिए यहां पे एक एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिल रहा है क्या, 4D 5D सीरीज के एलिमेंट्स की साइज ऑलमोस्ट सेम निकल कर आ रही है, और अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों हुआ तो हम बोलेंगे ये 4F वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग या वेरी पुअर शील्डिंग के कारण होकर आया है। इन्होंने न्यूक्लियस के ऊपर कवर अच्छा नहीं बनाया, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस ने बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच लिया, और अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स अंदर खींच जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होकर आ जाएगा। तो बेसिकली बताइए कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण हो रहा है, 4F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के कारण कॉन्ट्रैक्शन होकर आ रहा है। इसीलिए देखिए अपने पास में 4F इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन, और इसी कॉन्ट्रैक्शन का नाम हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रख देते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
ये वाली बात याद रखनी है। आप में से कई लोगों को ध्यान भी होगा, अभी थोड़ी देर बाद अपन डिस्कस भी करेंगे किसके बारे में, लैंथेनॉइड्स के बारे में। अभी बस इतना सा बोल रहा हूं, जब भी 4f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की बात हो तो हम ये बोल देंगे उसके कारण जो भी प्रभाव पड़ेगा दैट कैन बी रिलेटेड टेक्निकली विद दिस टर्म कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं साइज जो कंपेरेबल निकल कर आई जिरकोनियम हेफनियम की, दैट कैन बी रिलेटेड विद, या उसका रीजन कम से कम शब्दों में अगर देना हो तो हम क्या बोलेंगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका रीजन बोल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहीं पे हम जो बातचीत करने वाले हैं, देखिए एटॉमिक साइज आयनिक साइज की बात मैंने कर दी, थोड़ी सी बात हम यहां पे किसके बारे में भी करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक बार यहां पे कैसा वेरिएशन आता है। ठीक है, देखिए यहां पे अपने पास में कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अपने को जरूर याद रखने रहेंगे। जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक बार आपके सामने क्रोमियम और मैंगनीज। ठीक है, देन मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, कॉपर और जिंक। ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस यही निकल कर आ रहे होते हैं, क्या, क्रोमियम मैंगनीज, दूसरा मैंने बोला कौन सा, कॉपर और जिंक। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक बार, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखेंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहां पे IE1 का ऑर्डर लिखूंगा आपके सामने दोनों के लिए, और फिर मैं IE2 का ऑर्डर लिखूंगा। IE2 का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए क्रोमियम और मैंगनीज, देखिए स्टार्टिंग में देखिए इलेक्ट्रॉन तो 4s में से निकलेगा। ठीक है, अब अगर 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलना है तो हम बोल सकते हैं मैंगनीज तो फुल्ली फिल्ड है। क्यों, मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d5 4s2। 4s2 तो फुल्ली फिल्ड हो गया है, फुल्ली फिल्ड हो गया है, इसीलिए हम देखते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में मैंगनीज में से ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, पर जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा उसके बाद जब मेरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो आप ये रियलाइज कीजिए कि क्रोमियम था, क्रोमियम क्या था, 3d5 4s1। ठीक है, 4s का इलेक्ट्रॉन निकलते ही अब क्रोमियम क्या हो गया है, 3d5, मतलब क्रोमियम हाफ फिल्ड हो गया है। और अगर क्रोमियम हाफ फिल्ड हो गया है तो हम बोल सकते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्रोमियम में से मुश्किल होकर आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी द ऑर्डर। ऐसी अगर हम यहां पे बात करें, सेम लॉजिक लगाया जा सकता है। जिंक में से पहला इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से निकलेगा, इसीलिए हम बोलेंगे उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसी अगर हम बात करें कॉपर, कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो 3d10 हो जाएगा, दैट इज फुल्ली फिल्ड। इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कॉपर के अंदर से मुश्किल रहेगा, इसीलिए हम देखते हैं IE1 का ऑर्डर क्या होगा। देखिए मैंने बता दिया है, क्रोमियम लेस देन मैंगनीज एंड कॉपर लेस देन जिंक। IE2 में ऑर्डर पलट गया है, IE2 के अंदर आप देख सकते हैं क्रोमियम ज्यादा आ गया है एज कंपेयर टू मैंगनीज, और कॉपर ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू क्या, जिंक। ये हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करी। थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम ये कंपैरिजन भी करना चाहते हैं कि 3D 4D 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो कैसा रिजल्ट ऑब्टेन होकर आ रहा होता है। तो ये वाली बात भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए 3D 4D 5D को अगर हम कंपेयर करें तो शायद आपको ये फील होकर आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए 5D की, फिर 3D की, और फिर क्या, 4D की। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बात सही है। तो आपको ये पता है 3D के मुकाबले 4D की वैल्यू क्या होने वाली है, कम। लेकिन फिर तो 5D की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए थी। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था क्या, देखिए 5D से पहले कौन सा वाला ऑर्बिटल भर रहा था, 4f। 4f की शील्डिंग कैसी होगी, वेरी पुअर, और उसी वेरी पुअर शील्डिंग के कारण इलेक्ट्रॉन रिमूवल मुश्किल होकर आ जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं 5D जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम एक्सपेक्टेड थी, वो मिनिमम की बजाय कैसी आ रही है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी निकल कर आ रही है। ये एक आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर छोटा सा एक्सेप्शन है, इस बात को याद रखेंगे तो ठीक रहेगा अपने लिए। ठीक है, ओके। कभी कभी यहां पे बच्चों से इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाता है कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताइए जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड वाली बहुत ज्यादा निकल कर आ रही हो, या समथिंग लाइक दैट। तो अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे इसी से रिलेटेड, तो हम उसके बारे में और फर्दर बातचीत करेंगे। ठीक है, ये देखिए थोड़ी बहुत बातचीत हमने किसके बारे में कर ली, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट अगली थिंग जो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी, ये देखिए एक बार,
टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। और उसी से रिलेटेड हम कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मेटेलिक बॉन्डिंग तो एक रीजन है, बेटर है हम यहां पे क्या करें, बाकी कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए पहली चीज तो मैं बोलने वाला हूं क्या, मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर अपन यहां पे 3D सीरीज की बात करें तो हम देखते हैं 3D सीरीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कुछ तरीके से वेरी करता हुआ देखा जाएगा। हम शुरू में देखते हैं, देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होएगा, बढ़ेगा। वॉट वी वर एक्सपेक्टिंग वॉज कि मैंगनीज के अंदर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम आ जाना चाहिए, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं क्रोमियम तक तो वैल्यू इंक्रीज होकर आ रही होती है, फिर एक डिप आ जाता है कहां पे, मैंगनीज पे। देन मैंगनीज के बाद वैल्यू आ जाएगी आयरन की, और आयरन के बाद हम देखेंगे फिर से अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे और वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती हुई देखी जाएगी। दिस कम्स आउट टू बी द वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मैंने कैसे समझाया इस बात को, मैंने शुरू में आपसे ये बोला अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे हमने बोला अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ इसका क्या कनेक्शन है, बेसिकली ये देखते हैं एक बार, ठीक है। तो बड़ा सिंपली वांट टू से इज, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैं ये वाली बात बोलना चाहता हूं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन मेटेलिक बॉन्डिंग। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं तो हम बोल सकते हैं फिर तो क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देखा जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है, इसका नाम होता है क्या, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये भी ज्यादा निकल कर आने लग जाती है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। अगर आप मेटल सॉलिड को एनर्जी सप्लाई करके गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए इसके लिए आपको कई सारे मेटालिक बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तभी अपने पास में मेटल अपनी सॉलिड स्टेट को छोड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करेगा और कौन सी स्टेट अटेन करेगा, गैसियस स्टेट अटेन करेगा। तो आई कैन सिंपली से कि मेटल सॉलिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मेटल गैस में मेटालिक बॉन्ड ब्रेक होकर आ रहे हैं। जहां मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगी, जहां मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है वहां पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगी, कम निकल कर आएगी, ठीक है। अगर मैं यहां पे मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये देखा जाता है जिंक की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब आपको यहां पे ग्राफ से ये भी समझ में आ रहा होगा। क्या मैं ऐसा भी बोल दूं कि मैंगनीज और जिंक के लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन काफी कम होना चाहिए। देखिए ये टॉपिक मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं किया है, क्वेश्चंस के थ्रू अपन बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी बस इतना सा बोलना चाहता हूं। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू वेरी लो फॉर Zn एंड Mn। क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट काफी कम निकल कर आ रहा है, और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है इसका मतलब डेफिनेटली पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होंगे, तो मेटालिक बॉन्डिंग कम, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या हो जाएगा, कम होकर आ जाएगा। इनफैक्ट एक बात और हम लोग यहां पे याद रख रहे होते हैं क्या, कि जिंक कैडमियम मरकरी में इसी मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होने के कारण हम इन्हें सॉफ्ट मेटल्स बुला रहे होते हैं, ये भी ध्यान रख लेंगे हम। जिंक कैडमियम मरकरी, आपको पता है देखिए इन सबके पास फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते। इसीलिए हम देखते हैं मेटल्स की कोई भी प्रॉपर्टीज यहां पे बहुत अच्छी आती हुई नहीं देखी जाएंगी। इनफैक्ट आप में से कई लोगों को पता भी होगा मरकरी जो है वो तो वास्तव में एक लिक्विड मेटल है। सोचिए मेटल में इतने खराब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए हैं कि वो सॉलिड स्टेट भी नहीं रख पा रहा है। इसका मतलब हम डेफिनेटली बोल सकते हैं इन तीनों ही केसेस में क्या देखा जाता है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम, इसीलिए दे आर कंसिडर्ड टू बी सॉफ्ट मेटल्स। ये हार्ड नहीं होते। मेटल की जो हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी हम बचपन से पढ़ते आए हैं
वो इनके केस में ऑब्जर्व नहीं होकर आ रही होती है। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज लेट अस कॉल देम एज सॉफ्ट मेटल्स। और सॉफ्ट मेटल्स पूछने के बोलने के पीछे क्या कारण रहने वाला है? हम ये बोल सकते हैं मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम, इसीलिए ऐसा बिहेवियर देखा जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको जो बातचीत यहां पे करनी है दैट इज गोइंग टू बी, देखिए हमने मेटालिक बॉन्डिंग की बात के साथ रिलेट करते हुए मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस किया, हमने मेटालिक बॉन्डिंग के साथ डिस्कस करते हुए थोड़ी सी बात एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में भी करी। थोड़ी बात अब हम क्या करेंगे, इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की भी बातचीत करेंगे। क्या इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, चलिए ये देखते हैं एक बार। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द टॉपिक कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो हम ऐसा देख रहे होते हैं, देखिए एलिमेंट्स ही लिख देता हूं मैं फिर से यहां पे आपके लिए। द एलिमेंट्स आर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए हम इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद रखने की कोशिश करेंगे। स्कैंडियम जो है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करेगा। देखिए इन जनरल हम देखते हैं क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर नोन टू शो क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन जनरल। कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेंगे। अभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं ड्यू टू बोथ 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ये दोनों ही तरीके के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कई बार वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाता है। ठीक है, स्कैंडियम अच्छा एलिमेंट है, आपको दिख रहा होगा कोई वेरिएबल नहीं है, हम देख सकते हैं सीधा सीधा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्टेन होकर आ रही है। और हम देखते हैं इसके पास में क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहा है। टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं +3 +4 दोनों कॉमनली शो होती हुई देखी जाती हैं। वेनेडियम की बात करूं थोड़ी ज्यादा वैरायटी देखने को मिल जाएगी, +2 +3 +4 +5। ज्यादा कॉमन क्रोमियम, ज्यादा कॉमन जो है वो +5 देखी जाती है। क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में +3 +6 ये दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। मैंगनीज की अगर हम बात करें तो मैंगनीज बहुत ज्यादा वैरायटी शो कर रहा होता है। मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो Vc की +2 +3 +4 +6 +7 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है। ठीक है, ओके, अब हमें इससे रिलेटेड क्या बात ध्यान रखनी है, हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जो एलिमेंट मिडिल ऑफ द सीरीज में लाए करता है जनरली वो मैक्सिमम वैरायटी शो कर रहा होता है। तो मैंने एक बात क्या बोली आपसे, देखिए अपने पास में मैंगनीज कहां लाए कर रहा है, लाइज इन मिडिल ऑफ 3d सीरीज, सो shows maximum variety of oxidation states। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या होएगा, सबसे ज्यादा वैरायटी कौन शो कर रहा है, देखिए मैंगनीज शो करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आगे क्या बात करने वाले हैं, देखिए आयरन की बात करते हैं। आपको पता है आयरन कॉमनली +2 +3 शो कर रहा होता है, कभी कभार +6 भी शो करता हुआ देखते हैं हम इसको। नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं दैट इज कोबाल्ट, अगेन कॉमनली +2 +3। निकल कॉमनली +2, कभी कभार +3 और +4 भी शो कर देता है। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर के केस में हम देखते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है दैट इज +1 +2। ये काफी फेमस चीज है, आपने पढ़े भी पढ़ा हुआ होगा। कॉपर +1 को हम क्यूप्रस आयन बुलाते हैं, कॉपर +2 को हम क्यूप्रिक बुलाते हैं। जिंक अगेन वैरायटी नहीं शो करता, जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी क्या, +2। जिंक इज ओनली सीन टू बी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर रहा है। दीज आर द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स शोन बाय दीज एलिमेंट्स, और अगर हम इनको याद रखेंगे तो अपने लिए अच्छा रहेगा। ठीक है,
चलिए थोड़ी बात यहां पे हम और करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या हैं, उनकी जानकारी के थ्रू हमको क्या पता चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा एलिमेंट या कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है या रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है, इस चीज का हमको आइडिया लगेगा। तो चलिए वही चीज समझने की यहां पे कोशिश कर लेते हैं। एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया, क्या आपको ये वाली बात नजर आ रही है कि देखिए जिस भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए वो सारी नोबल गैस के कारण ऑब्टेन होकर आई हुई हैं। देखिए यहां तक ऐसा देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हुए रिमूव हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इस पूरी सीरीज के अंदर कौन दिखा रहा है, मैंगनीज दिखा रहा है। इस चीज को अपने को याद रखना रहेगा। ठीक है, नीचे जाने के बाद में मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर हम 3D से कहां मूव करेंगे, 4D या 5D में मूव करेंगे, तो एक और स्ट्रेंज बात देखी जाती है, वो भी यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे 2 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं मैं, वो 2 पॉइंट्स क्या क्या हैं। एक तो ये समझिए कि 3D से 4D से 5D जाते हैं, तो एक तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम यहां पे ऑब्जर्व करते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। अब अगर आपने क्लास 11th के अंदर या क्लास 12th में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो आपको ये वाली बात ध्यान होगी, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो उल्टा हो गया। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो ये कहता है ऊपर से नीचे आने पे क्या देखा जाएगा, वहां तो हम ये बोलते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन यहां तो हम देखते हैं क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल निकल कर आ रही होती है। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं, एग्जाम्पल लेऊंगा, तो क्रोमियम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देखते हैं ये एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन अगर हम इसी की फैमिली के बारे में बात करें, मॉलिब्डेनम कैसा, +6 में, क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम आ जाएगा, मॉलिब्डेनम के साथ टंगस्टन आ जाएगा +6 में, तो हम ये बोल देते हैं ये दोनों कैसे हैं, स्टेबल हैं। और ये दोनों स्टेबल हैं, इसका मतलब यहां पे हम देख सकते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करना चाहते। ठीक है, तो देखिए नीचे आने पे क्या देखने को मिला, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबली देखने को मिली। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना भूल गया यहां पे, इनफैक्ट आप इस केस में ये वाली बात बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आपको पता होगा पी ब्लॉक के अंदर कई बार ऑल्टरनेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी जाती हैं, लेकिन यहां आपको दिख रहा होगा इफ यू सी द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो क्या नजर आ रहा है, सर मुझे तो कॉन्जिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हुई नजर आ रही हैं। उसी चीज को अपने को और ध्यान रखना रहेगा। क्या बोल रहा हूं इसके बारे में, कॉन्जिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिल रही हैं। देखिए +2 के बाद +3 भी मिल गया, +4 भी मिल गया, +5 भी मिल गया, लगातार ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिल रही हैं। ऐसा अपने को डी ब्लॉक में ही देखने को मिलता है। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉन्जिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ऑब्जर्व्ड, ऐसा भी अपने को ध्यान रखना रहे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा था हम थोड़ी बहुत बातचीत इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की करेंगे, तो चलिए वही शुरू करते हैं अभी एक बार। टॉकिंग अबाउट क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और मैं अभी कौन से पोटेंशियल की बात करने वाला हूं, M2+/M के बारे में बात करने वाला। ठीक है, देखिए ये काफी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल्स की, क्या +2, आप देख भी रहे हैं अधिकतर लोग यहां पे +2 शो करते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, तो यही +2 से 0 का जो चेंज है हम उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे कैसा बिहेवियर देखा जाता है, ये मैं आपको थोड़ा सा वैल्यूज के थ्रू आइडिया देता हूं। यहां पे हम इन जनरल जो ऑब्जर्व करते हैं वो हम ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि देखिए जो एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम से ही ले लेते हैं एक बार, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, दीज आर द एलिमेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम इन जनरल क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए वो बताता हूं आपको।
सबसे पहले तो हम इन जनरल ऐसा ऑब्जर्व करते हैं लेफ्ट से राइट जाने पे, ठीक है, वैल्यू बिकम्स लेस नेगेटिव, वैल्यूज बिकम लेस नेगेटिव। अब यहां पे कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी करते हुए नजर आएंगे। चलिए उन एलिमेंट्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं जो अपने पास में मैंगनीज है, इसके बारे में अभी बातचीत करने वाला हूं। देखिए मैंगनीज जो है इसकी वैल्यू थोड़ी एक्सेप्शनल आती है। देन हम आगे देखते हैं कॉपर, कॉपर की वैल्यू बहुत एक्सेप्शनल आ रही होती है। जिंक, जिंक भी कुछ पंगे कर रहा होता है। चलिए इन वैल्यूज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंगनीज के केस में हम ये देखते हैं क्या ऐसा बिहेवियर देखा जा रहा होता है। फॉर द केस ऑफ मैंगनीज हम देखते हैं क्या लार्ज नेगेटिव वैल्यू, लार्ज नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए लार्ज नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रो में हमने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि M2+M में कन्वर्ट होना नहीं चाहता, तभी उसका पोटेंशियल कैसा आ रहा है? लार्ज नेगेटिव वैल्यू निकल कर आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हुआ होगा। सोचिए Mn2+ जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है दैट इज 3d5, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो एक्स्ट्रा स्टेबल होता होगा, इसीलिए शायद Mn2+ किस में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, Mn में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। ये अपने को ध्यान रखना रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, देखिए कॉपर के बारे में। कॉपर इस पूरी सीरीज का एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसका हम देखते हैं वैल्यू जो आती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव वैल्यू। वैल्यू कैसी निकल कर आ रही होती है? पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आ रही होती है। और इसी पॉजिटिव वैल्यू के कारण हम कई सारे अजीब बिहेवियर देखते हैं कॉपर के थ्रू। आप में से कई लोगों को याद होगा, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी हल्का फुल्का इस बारे में बातचीत करी है कि ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन के नीचे लाए करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। कॉपर भी ऐसा ही एक एलिमेंट रह रहा होता है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कॉपर का पॉजिटिव एसआरपी डेटा आ रहा है और हमने उसका इंटरप्रिटेशन क्या बोला? कैन नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ये डाइल्यूट एसिड्स में से क्या नहीं कर पाएगा? H2 गैस लिबरेट नहीं कर पाएगा। किसके बारे में बोल रहे हैं हम? कॉपर की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव वैल्यू के कारण हम ये भी देख रहे होते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी भी कम निकल कर आ रही होती है। दिस इज सीन टू बी अ लेस रिएक्टिव मेटल। किसका डिस्कशन चल रहा है अभी? कॉपर का डिस्कशन चल रहा है। देखिए इसी की पॉजिटिव वैल्यू जो है उसके बारे में, देखिए पॉजिटिव वैल्यू के बारे में मैंने बोला था ये एकमात्र ऐसा जना है जो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू रखता है पूरी सीरीज के अंदर। बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव ही निकल कर आ रही होती है, ठीक है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात अपने लिए क्या होकर आ गई यहां पे कि ऐसा क्यों होकर आ रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू लेकर आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए कॉपर के केस में देखिए बेसिकली ये जो चेंज यहां पे अपने को नजर आ रहा है ना, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर मेटल में से दो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात चल रही है अगर अपन बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो, ठीक है। अब कॉपर के केस में आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कॉपर फुल्ली फिल्ड हो जाता है, इसीलिए उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एज अ रिजल्ट हम यहां पे भी यही वाला रीजन देंगे कि कॉपर ने ऐसा अजीब बिहेवियर क्यों शो किया। सिंस IE2 काफी ज्यादा निकल कर आ रहा होता है, इसीलिए कॉपर में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल होकर आ जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर। कौन सा नंबर का इलेक्ट्रॉन? सेकेंड नंबर का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में जिंक के बारे में मेरे को क्या बातचीत करनी है, इसकी वैल्यू कैसे एक्सेप्शनल निकल कर आ रही होती है। तो हम ये वाली बात बोलते हैं यहां पे, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। अब देखिए यहां पे वैल्यू मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड क्यों आ रही है? क्योंकि हम यहां पे चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि Zn has very low enthalpy of atomization, enthalpy of atomization। ये मैंने क्या दिया है? मैंने रीजन देने की कोशिश करी है। Why is zinc having more negative value than expected?
ठीक है, देखिए यहां पे अपने पास में जो चेंज नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली ऐसा चेंज होता है, M2+ एक्वस टू बी कन्वर्टेड इनटू मेटल सॉलिड। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि सॉलिड को अगर एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उल्टे डायरेक्शन में इमेजिन कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको पहले मेटल सॉलिड को मेटल गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो जब आप मेटल सॉलिड को मेटल गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उस दौरान तो आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सप्लाई करनी पड़ेगी। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी, जिंक कैडमियम मरकरी में मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इसीलिए हम देखते हैं उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी काफी कम होता है। इसका मतलब जिंक को Zn2+ में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको इनिशियली ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं निकल कर आ रही है। इसीलिए व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम ऐसा देखते हैं कि जिंक के इस कारण से उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा है दैट कम्स आउट टू बी मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। ओके, ये हमने कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस किया, हमने थोड़े बहुत इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ चीजों को रिलेट करने की कोशिश करी। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू चीजों को थोड़ा सा और समझते हैं कि किस किस तरीके का चीजें डिस्कस हो रही हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, देखिए सबसे पहले इन्होंने यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए और ये कह रहे हैं उसकी रीजनिंग आपको देनी है। हो सकता है इनमें से कुछ चीजें अपन ने पढ़ ली हो सकता है कुछ चीजें पढ़ने वाले हों, चलिए डिस्कस तो करते हैं देख के। देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है क्या, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में ये बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में वैसे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आई होप कई लोगों ने शायद पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट आता है। K4FeCN6 इज द मोस्ट कॉमन ऑफ देम। अब आप देख रहे हैं यहां पे, देखिए ये जो मेटल प्रेजेंट है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट ही प्रेजेंट है। अब यहां डी ब्लॉक का एलिमेंट या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे होते हैं, हम ये समझना चाहते हैं। देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे होते हैं, देखिए इस कॉम्प्लेक्स में होता ये कि लीगेंड को अपने, ये देखिए ये जो ग्रुप होता है ना, ये अपने लोन पेयर डोनेट करता है मेटल एटम को। अब देखिए डी ऑर्बिटल्स तो वेकेंट होते हैं किसमें, ट्रांजिशन मेटल्स में। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। क्यों चाहिए हमको वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट लोन पेयर। जैसा कि मैंने बोला ये ग्रुप क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा आयरन को। अब अगर आयरन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे तो वो क्या कर लेगा, इस तरीके का बिहेवियर शो कर लेगा। ठीक है, और कुछ बातें ध्यान रख रहे होते हैं हम, ये भी ध्यान रखते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं साइज कम होती है, चार्ज ज्यादा होता है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि इनकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वी सी दैट दे अट्रैक्ट, ये देखिए मैंने बोला इनकी चार्ज डेंसिटी कैसी आ रही है, ज्यादा निकल कर आ रही है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब ये क्या करेंगे, आयरन जो है वो अपने आसपास ज्यादा साइनाइड आयन को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा देखी जाती है। किसके द्वारा, ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट यहां पे इन्होंने डिस्कस किया है, ये कह रहे हैं क्रोमियम 2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग while Mn3+ is strongly oxidizing, जबकि दोनों का D4 कॉन्फ़िगरेशन ही निकल कर आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, बेसिकली पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं क्रोमियम 2+ कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, देखिए क्रोमियम का जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है वो है क्रोमियम +3। हमने अभी बात भी करी थी क्रोमियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, +3 और +6। तो मुझे बताइए क्रोमियम +2 किस में आना चाहता है, +3 में आना चाहता है। खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस, और दूसरों को रिड्यूस करेगा तो हम बोल सकते हैं ये कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हम देखते हैं क्रोमियम 3+ के स्टेबल होने के कारण हम देखते हैं कि क्रोमियम 2+ कैसे बिहेव कर रहा है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ भी है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा।
नेक्स्ट बात हमको यहां पे करनी है, देखिए Mn3+ के बारे में बोल रहे हैं ये लोग कि Mn3+ कैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए इसको कैसे समझा जा सकता है, ये रहा आपका Mn3+ एंड आई एम सेइंग इट इज बिहेविंग लाइक क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए आपको पता है Mn का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो Mn+2 है। क्यों? क्योंकि Mn+2 का मतलब हो जाता है 3d5, 3d5 का मतलब हो जाएगा हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड मींस एक्स्ट्रा स्टेबल। तो बताइए इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये Mn2+ कैसा है, स्टेबल है। अब बताइए Mn क्या चाहता होगा, वो ये चाहता होगा कि +3 वाला +2 में आ जाए ताकि स्टेबिलिटी अटेन हो जाए। खुद क्या हो रहा है बताइए, रिड्यूस, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा होगा। वही चीज अपने को यहां पे देखने को मिल रही। तो ये याद रखें, Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो Mn2+ में आके स्टेबल होने वाला है। क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्रोमियम 3+ में आके स्टेबल होने वाला है। ये हम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के थ्रू चीजों के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे इन्होंने एक बात और बोली है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ओक्सो एनायंस ऑफ द मेटल। अब देखिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए तो क्या होना चाहिए, तगड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ने चाहिए जो मेटल से इलेक्ट्रॉन छीन सके। ठीक है, तो ये देखिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जनरली क्या होता है, हमने जैसा कि मैंने बोला कैसे एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी should get bonded, should get bonded। अब बताइए टॉप 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो F और O निकल कर आ रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, F जो है वो खाली सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब अगर वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मेटल से तो भी पर एटम एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन ऑक्सीजन के केस में हम ये देख लेते हैं क्या, ऑल्सो फॉर्म्स डबल बॉन्ड, ऑल्सो फॉर्म्स डबल बॉन्ड। और उसी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये मेटल से 2-2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसीलिए हम ऐसा देखते हैं कि ऑक्सीजन के केस में क्या होकर आ जाता है, ओक्सो एनायन जो बनकर आ रहे होते हैं, यहां पे हायर ऑक्सीडेशन नंबर्स देखे जाते हैं। देखिए उन्होंने बोला भी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बात करूं, देखिए एक आयन होता है MnO4 चार्ज माइनस। ठीक है, इसके अंदर देखिए मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, दैट कम्स आउट टू बी +7। अब सोचिए यहां पे 4 ऑक्सीजन है, उन्होंने मैंगनीज से कितने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, 7। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा होता है, डबल बॉन्ड बना रहा होता है मैंगनीज के साथ में। जबकि यही काम अगर मैं मैंगनीज को करने के लिए कहूं फ्लोरीन के साथ में, तो प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए ये देखा जाएगा। यहां पे हम देखते हैं फ्लोरीन के साथ ये MnF4 से ज्यादा बना ही नहीं पाता। वाई? बिकॉज Mn की साइज कम होती जाती है तो वो ज्यादा एटम्स को सराउंड नहीं कर पाएगा अपने पास। ठीक है, इनफैक्ट हम तो ऐसा देखते हैं कि देखिए फ्लोरीन के साथ तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा से ज्यादा कितना हो पाया, +4 ही हो पाया। अगर आप ऐसा ही कंपाउंड सोचें MnF7, देन वी सी दैट दिस डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब बताइए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेंगे, ओक्सो एनायन ही शो करेंगे, जैसे ये ओक्सो एनायन है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, मेटल से एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। एज अ रिजल्ट ये ज्यादा आसानी से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करेगा। ऐसी बात हमको यहां पे दिखनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी बात मेरे को यहां पे मेटल आयंस के कलर से रिलेटेड भी आपके साथ करनी है, तो चलिए थोड़ी सी बात कलर से रिलेटेड यहां पे कर लेते हैं। व्हाट इज दैट, ये देखें, कलर ऑफ आयंस के बारे में बात करने वाला हूं। What is that? Let us discuss this now. कलर ऑफ आयंस को हम कैसे डिस्कस करेंगे, ये देखें एक बार। कलर ऑफ आयंस एक्वस फॉर्म में। ठीक है, व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर होगा।
और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम देखेंगे कलरलेस हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहां पे। देखिए मैं यहां पे आपके सामने कुछ और बात करता हूं, जो उल्टी बात है वो भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। क्या नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंप्लाइज कलरलेस, या फिर क्या होएगा, व्हाइट कलर का देखा जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे एग्जांपल देखिए अपने पास में स्कैंडियम 3+, इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये कलरलेस देखा जाता है। देन यू कैन हैव टाइटेनियम 4+, सेम केस, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्सपेक्टेड टू बी कैसा, कलरलेस। देन वी कैन सी द एग्जांपल्स लाइक कॉपर प्लस, Zn2+, इन सब केसेस में क्या ऑब्जर्व होकर आता है, ये ऑब्जर्व होकर आ रहा होता है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनके कंपाउंड्स कैसे होंगे, कलरलेस या व्हाइट कलर के कंपाउंड्स देखे जाएंगे। ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन अपना रहे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए यहां इन्होंने क्या बोला हुआ है, देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं अकाउंट फॉर द फॉलोइंग सम प्रॉपर्टीज आर गिवन। ये कह रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये कैटालिटिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कैटालिटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, एक तो इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि ये लोग क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले लोग हैं, इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। सोचिए रिएक्टेंट कह रहा है मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइन करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, ये कह रहे हैं अग्रीड। अब रिएक्टेंट कह रहा है नहीं नहीं मैं तो +2 में नहीं +3 में कंबाइन करना चाहता हूं, ये कहते हैं फिर से अग्रीड, क्योंकि हम तो +2 +3 दोनों शो करते हैं। तो याद रखना इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी के कारण ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। साथ में हम ये बोल सकते हैं क्या वेकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट हैं, इसीलिए भी ऐसा बिहेवियर देखा जा रहा होता है। आपको पता है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं क्या करने के लिए, लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, आगे बोल रहे हैं देखिए अगले पॉइंट में Mn3+ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम जानते हैं ये वाली बात हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 3+ से 2+ में आना चाहता है, इसीलिए ऐसा बिहेवियर देखा जाएगा। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कॉपर प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक खास बात है और ये अपने को ध्यान भी रखना रहे। देखिए कॉपर प्लस जो होता है ना, हम देखते हैं कि वो इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देता है एंड सच इज द बिहेवियर शो। ठीक है, आप देख लीजिए यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो गया है, रिडक्शन भी हो गया है, इसीलिए रिएक्शन का नाम मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। कौन, कॉपर। ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी रहेगी। ठीक है, कॉपर प्लस स्टेबल नहीं है और इसका रीजन हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, हम ये देखते हैं कि कॉपर +1 और कॉपर +2 को हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो कॉपर +1 के केस में हम देखते हैं IE2 बहुत ज्यादा निकल कर आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे कॉपर 2+ के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा निकल कर आ जाती है। क्यों, आपको पता भी होगा, चार्ज ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, चार्ज कम तो हाइड्रेशन एनर्जी कम, इसीलिए कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल नहीं है। वो किस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, कॉपर +2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो इस तरीके का बिहेवियर देखा जाएगा। ठीक है, ओके, एक छोटा सा रिएक्शन और है वो भी अपन अभी देख लेते हैं यहां पे। व्हाट इज दैट, तो हम देखते हैं कॉपर +1 जो है, सॉरी कॉपर +2 जो है, जब ये I- के साथ कंबाइन करता है तो ये एक प्रेसिपिटेट बना लेता है, दैट इज CuI रिटर्न एज Cu2I2, और साथ में हम देखते हैं I2 गैस लिबरेट होकर आ जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने लिए यहां पे रहेगा, ट्वाइस ये 4 ये है। अब देखिए कॉपर प्रेसिपिटेट के रूप में तो +1 में स्टेबल है, लेकिन एक्वस फॉर्म में स्टेबल नहीं है। यही अपना पॉइंट ऑफ कंसर्न था, इस बात को जरूर याद रखेंगे आप। ओके, चलिए इस क्वेश्चन के बाद अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है, देखिए इन्होंने यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आरती ने एक अजीब बिहेवियर देखा, एबनॉर्मल बिहेवियर, किसका, हेफनियम का। ये कह रहे हैं वो हेफनियम आता तो नीचे, लेकिन दोनों की साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम आ रही है। आपको पता है हमने हेफनियम जिरकोनियम की साइज सेम वाली बात को डिस्कस किया था और हमने इसका नाम क्या दिया था, हमने ये बोला था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में 4f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग इन्वॉल्व होकर आ रही थी, ये उसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं अबव फिनोमिना का कोई और कॉन्सिक्वेंस है क्या? तो कई सारे एलिमेंट्स हम देखते हैं ऐसा बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट पैलेडियम प्लैटिनम ऑलमोस्ट सेम साइज, मॉलिब्डेनम टंगस्टन ऑलमोस्ट सेम साइज, इनकी साइज कंपेरेबल आ रही होती है। ऐसी हमको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शन आ जाता है। डू यू रिमेंबर, थोड़ी देर पहले बताया था आपको 5D 3D 4D का ऑर्डर निकल कर आ रहा होता है किसके लिए? आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये हम किसके लिए कर रहे हैं? साइज के लिए कर रहे हैं। ये सारी बातें किससे रिलेट होकर आ रही हैं? दीज आर ऑल रिलेटेड विद द फिनोमेना ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जहां पे हम पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। चलिए यहां पे कुछ और रीजन हमको दिए हुए हैं, कह रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, रीजन हमने थोड़ी देर पहले दे दिया। आगे बोल रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये भी हम जानते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज यहां पे हम बोल सकते हैं कि बोथ 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन मेटेलिक बॉन्डिंग, टेक पार्ट इन मेटेलिक बॉन्डिंग। अब देखिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा देखा जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला है स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक नहीं है। ऑब्वियसली स्कैंडियम में क्या होता होगा? वैकेंसी होती होगी डी में, वैकेंसी इन डी। जिंक में क्या है? कोई वैकेंसी नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं इस तरीके का बिहेवियर आता हुआ देखा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कोई और क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज इतना कॉन्सेप्ट हमने यहां पे देखे और इसके थ्रू हमने क्या किया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करी। कुछ और पार्ट बचता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दैट इज इट फॉर नाउ, थैंक यू।